चलिए मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इस सब से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं सबको हम बारी बारी से एक्सप्लेन कर रहे हैं और इसको कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, आपके लिए काम आसान रहेगा। देखिए, एक क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं जिसको नोट करने के बाद और बाकी क्वेश्चन भी आसानी से बन जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, टेस्ला इक्वल टू होता है, ध्यान दीजिएगा, टेस्ला जो बराबर होता है, टेस्ला वो बराबर होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर या न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, टेस्ला किसके किसके बराबर होता है? टेस्ला हमारा बराबर होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर या न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर के बराबर। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। नाम लिख सकते हैं ना उसको, टेस्ला बराबर होता, तभी तो बताए हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर। चलिए, चुंबकशीलता का बीमा होता है, ध्यान दीजिएगा, यानी चुंबकशीलता यानी म्यू नॉट। तो म्यू नॉट का जो डायमेंशन होता है वो आप याद रखिएगा फोर्स पार्ट 2। क्या याद रखेंगे? फोर्स पार्ट 2। तो चलिए फोर्स का डायमेंशन लिख दीजिए, mlt का पावर -2। पार्ट 2 का मतलब हो गया I का पावर -2। याद रखिएगा, फोर्स पार्ट 2 यानी म्यू नॉट का डायमेंशन जो होगा फोर्स पार्ट 2। तो इतना डायमेंशन हो गया हमारा फोर्स का, और पार्ट 2 का मतलब हो गया I का पावर -2। इसका वैल्यू भी याद रखिएगा, निर्वात की चुंबकशीलता का 4 पाई गुने 10 का पावर -7 हेनरी पर मीटर। ये एच हेनरी है, इसका ऐसा मात्रक भी पूछ देता है। ध्यान रखिएगा, म्यू नॉट का हो जाता है 4 पाई गुना 10 का पावर -7 हेनरी पर मीटर, यानी किसका चुंबकशीलता है? निर्वात का। याद रखिएगा, बहुत बार पूछ देता है, निर्वात की चुंबकशीलता, निर्वात की क्या चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता ये हो जाएगा 4 पाई गुना 10 का पावर कितना? -7, यानी परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, निर्वात की चुंबकशीलता। चलिए, इसमें कौन सा हो जाएगा? फोर्स पार्ट 2, फोर्स ऑफ पार्ट 2, यहां पर ऑप्शन हो जाएगा बी। मुक्त आकाश की चुंबकशीलता का मान होता है, अभी तो बताए हैं, ए हो जाएगा। म्यू नॉट का वैल्यू कितना हो जाता है? 4 पाई गुना 10 का पावर कितना? -7 हेनरी पर मीटर। ठीक है, समांतर तारों में विपरीत दिशा में, पहले इसका कंसेप्ट समझिएगा, समांतर तार का, पैरेलल वायर का कंसेप्ट समझिएगा। पैरेलल वायर्स यानी समांतर तार, समांतर तार का कंसेप्ट देखिए। समांतर तार में क्या होता है? सेम डायरेक्शन रहता है, समान दिशा रहता है, चार्ज के उल्टा, तो ये अट्रैक्ट करता है, आकर्षित। अपोजिट डायरेक्शन रहता है, अपोजिट डायरेक्शन रहता है, तो ये रिपल्स करता है। विपरीत दिशा रहता है तो रिपल्स करता है, विपरीत दिशा रहता है तो ये रिपल्स करता है, विकर्षित करता है। ठीक है, समान दिशा रहता है तो क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। अब विपरीत दिशा रहता है तो क्या करता है? विकर्षित करता है। यानी ये चार्ज के उल्टा चलेगा, किसके अपोजिट? चार्ज के अपोजिट, यानी चार्ज के उल्टा चलेगा। चार्ज समान रहता है तो रिपल्स मारता है तो ये अट्रैक्ट मार देगा, चार्ज के उल्टा चलेगा। तो क्या कर रहा है? समांतर तारों में विपरीत दिशा में धारा, तब विपरीत दिशा में धारा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? विपरीत चार्ज है तो अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है, तो विपरीत दिशा में धारा है तो चार्ज के उल्टा चलेगा। विपरीत चार्ज होता तो अट्रैक्ट करता, लेकिन ये विपरीत रहेगा तो क्या करेगा? रिपल्स मारेगा। ठीक है, चार्ज के उल्टा। अपोजिट चार्ज रहता तो अट्रैक्ट करता है, अपोजिट करंट रहेगा तो क्या करेगा? रिपल्स मारेगा, उल्टा चलेगा, चार्ज के उल्टा चलेगा। ध्यान दीजिएगा, गैल्वेनोमीटर में जो धारा है और विक्षेपण कोण, इसका होता है I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। जितना ज्यादा करंट होता है, क्या होता है? करंट। जितना ज्यादा करंट होता है, धारा होता है,
उतने ज़्यादा इसमें डिफ्लेक्शन भी होता है, विक्षेपण भी होता है। यानी करंट और विक्षेपण हमारा सेम रहता है। जितना ज़्यादा धारा होता है उतना ही इसमें डिफ्लेक्शन भी होता है, विक्षेपण भी होता है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए हो जाएगा। यानी जितना ज़्यादा करंट होगा उतने ज़्यादा सुई इसमें घूमेगा। एक समान विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति होती है सर्कुलर। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जो होता है ना, कण की जो गति होती है वो सर्कुलर होती है, वृत्ताकार पथ पे चलता है। कैसे पथ पे चलता है? वृत्ताकार पथ पे चलता है। याद रखिएगा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जो इसकी गति होती है वृत्ताकार होती है, वृत्ताकार पथ पे चलता है, सर्कुलर पे चलता है। टैजेंट गैल्वेनोमीटर का उपयोग होता है। टैजेंट जो गैल्वेनोमीटर होता है उसका उपयोग करंट को मापने के लिए होता है। टैजेंट लिख देते हैं यहां पे, गैल्वेनोमीटर का उपयोग होता है, गैल्वेनोमीटर का उपयोग होता है टैजेंट टैजेंट गैल्वेनोमीटर का उपयोग होता है हमारा क्या मापने के लिए? करंट मापने के लिए, यानी धारा को मापने के लिए यूज होता है। किसका यूज होता है? धारा मापने में यूज होता है। धारा आता है बहुत बार स्थिर धारा भी बोल देता है, स्टेडी करंट भी लिख देता है बहुत बार ऑप्शन में। धारा या स्थिर धारा दोनों ऑप्शन में कभी कभी आ सकता है। तो याद रखिएगा, टैजेंट गैल्वेनोमीटर का उपयोग होता है स्थिर धारा या धारा को मापने के लिए। क्या चीज का मेजर किया जाता है? मापन होता है धारा या स्थिर धारा। क्या चीज का मापन होता है? धारा या स्थिर धारा। टेस्ला तुल्य है, ध्यान दीजिएगा, 1 टेस्ला जो तुल्य होता है 10 का पावर 4 गॉस के बराबर होता है, मतलब 10,000 गॉस के बराबर होता है। तो 1 टेस्ला होता है 10,000 गॉस के बराबर, 10,000 गॉस के बराबर, 10,000 गॉस के बराबर, तो हो जाएगा सी। लॉरेंज बल, लॉरेंज बल देखिएगा, लॉरेंज बल क्या होता है देखिएगा, लॉरेंज फोर्स क्या होता है? दोनों का जोड़ होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स, दोनों का जोड़ होता है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स हो जाएगा QE, मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा Q V क्रॉस B। ठीक है, तो Q हमारा कॉमन हो गया, ये हो गया E, आई क्या हो जाएगा? V क्रॉस B। ठीक है, यहां पे आ गया। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? E ऑप्शन हो जाएगा। यहां पर जो है कॉमन रहना चाहिए, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स हो जाएगा QV, मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा Q V क्रॉस B। तो इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों के जोड़ को ही लॉरेंज फोर्स कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों के जोड़ को क्या बोलते हैं? लॉरेंज फोर्स बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक फोर्स हो जाएगा QV प्लस मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा Q V क्रॉस B। तो दोनों में Q हमारा कॉमन हो गया, E हो गया, अब प्लस V क्रॉस B आ गया। चुंबकीय बल है, तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है F वेक्टर बराबर Q V क्रॉस B। चलिए हम क्रॉस प्रोडक्ट हटा भी दे तो Q हो जाएगा यहाँ पे, V क्रॉस B हो जाएगा VV साइन थीटा। V क्रॉस B क्या हो जाएगा? VV साइन थीटा, क्योंकि A क्रॉस B जो होता है AB साइन थीटा होता है। A क्रॉस B क्या होता है? AB साइन थीटा। तो V क्रॉस B क्या हो जाएगा? VV साइन थीटा हो जाएगा। तो चलिए Q VV साइन थीटा। चुंबकीय बल है, तो F वेक्टर बराबर हो जाएगा Q इंटू V क्रॉस B। हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एम्पियर का परिपथीय नियम है, देखिए एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है? देखिएगा, ये हमारा जो गोल बना है बंद सतह है, बी वेक्टर डॉट dl बराबर हो जाएगा म्यू नॉट आई। यानी इसको क्या पढ़ा जाता है? मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल बराबर होता है म्यू नॉट इंटू टोटल करंट के।
ये क्या है, बंद लूप से। किसी बंद लूप से चुंबकीय क्षेत्र का रैखिक समाकल बराबर होता है म्यू नॉट इंटू कुल धारा के। इसको क्या बोलेंगे, चुंबकीय क्षेत्र। एल मतलब क्या, लाइन है। ये क्या है, इंटीग्रल है, किससे, बंद लूप से। म्यू नॉट इंटू क्या होता है, टोटल करंट होता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन हो जाएगा। इसमें मैग्नेटिक फील्ड का लगा दिए। धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र होता है। धारावाही कुंडली क्या आ गया, इसमें एक लूप बना दिए, धारावाही कुंडली हो गया, इसमें करंट हो गया, एक लूप बना दिए और इसमें करंट बना दिए। इसमें मैग्नेटिक फील्ड होगा, इस तल के लंबवत जाएगा। इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इस तल के लंबवत आएगा, परपेंडिकुलर आता है। कैसा रहता है, परपेंडिकुलर। जिसे धारावाही कुंडली बना दिए, मतलब एक लूप बना दिए, इस पे चुंबकीय क्षेत्र होगा, इस तल के क्या होगा, लंबवत होगा। डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला हो जाएगा B इंटू एस इंटू कॉस थीटा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या हो जाएगा, E इंटू एस इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा कट जाएगा, एरिया कट जाएगा। B बाई ई का पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है, B बाई ई का। तो आपको पता है C बराबर होता है E बाई बी। C बराबर क्या होता है, E बाई बी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड में आप याद किए होंगे, C बराबर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड बाई मैग्नेटिक फील्ड, दोनों का वैल्यू। तो चलिए अब B बाई ई का डायमेंशन हमसे पूछा जा रहा है। इसमें फिर से देखिए, मैग्नेटिक फ्लक्स बराबर बाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना था, तो मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा बी एस कॉस थीटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई एस कॉस थीटा। कॉस थीटा कट गया, एस एस कट गया, B बाई ई का डायमेंशन पूछ रहा है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड होता है E बाई बी। तो चलिए B बाई ई करेंगे तो इधर मिलता उल्टा होगा, C बाई 1 है। जब ये उल्टा करेंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा, 1 बाई सी पूछ रहा है। और C हमारा क्या होता है, स्पीड होता है, यानी C ऊपर जाएगा। स्पीड का डायमेंशन लिख देते हैं C की जगह पर, LT का पावर कितना, -1। C हमारा स्पीड होता है। तो चलिए L का पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो L का पावर कितना, -1। T का पावर -1 है, ऊपर जाएगा तो T का पावर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो चलिए L का पावर -1, T का पावर +1, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, C हो जाएगा। परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र होता है। सोलेनॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड होता है, B बराबर म्यू नॉट एन आई होता है। ये सोलेनॉइड का परिनालिका का मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। परिनालिका का स्वप्रकत्व लिखना होगा L बराबर, तो म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल। ये सेल्फ इंडक्टेंस है, स्वप्रकत्व है परिनालिका का। ये परिनालिका का स्वप्रकत्व है। परिनालिका का म्यूचुअल इंडक्टेंस हो जाएगा, तो वो देखिएगा परस्पर प्रेरकत्व या अनुरण्य प्रेरकत्व, म्यू नॉट, ये एन स्क्वायर जो होगा वो n1 n2 बन जाएगा बाई एल। ये क्या हो जाएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, अन्य प्रेरकत्व, ये परिनालिका का हो जाएगा। परिनालिका का अन्योन्य प्रेरकत्व क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा इस पर। मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा म्यू नॉट एन आई। म्यू नॉट क्या है, 4 पाई गुना 10 का पावर -7 हेनरी पर मीटर। स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन यूनिट लेंथ। नंबर ऑफ टर्न्स यानी 1 मीटर की लंबाई में कितना टर्न्स है, टर्न्स इन यूनिट लेंथ, यानी 1 मीटर की लंबाई में कितना टर्न है, ठीक है। 1 मीटर की लंबाई में कितना टर्न है, ये हमारा जो है ये है वैल्यू, ठीक है। L बराबर क्या हो जाएगा, L बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल। तो म्यू नॉट है 4 पाई गुना 10 का पावर -7, एन जो है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, कुल टर्न कितना है, टर्न इसी को बोलते हैं, कुल कितना बार लपेटा गया, देखिए ना कितना टर्न है, 1 2 3 4 5 6, ये कैपिटल एन का वैल्यू है, एन बराबर 6। अब मान लीजिए इसमें 3 मीटर का लंबाई हो जाए, ध्यान दीजिएगा क्लियर कर देते, 3 मीटर का लंबाई हो जाए तो 3 मीटर में 6 गो टर्न, तो 1 मीटर में कितना, 2 टर्न, वो स्मॉल एन का वैल्यू है।
कैपिटल एन का मतलब टोटल कितना बार लपेटा गया है, तो 6 हो गया। 1 मीटर में कितना है, वो स्मॉल एन है, तो 3 मीटर में 6, तो 1 मीटर में कितना, 2 हो जाएगा। चलिए म्यू नॉट एन आ गया। चलिए बायो सावर्त नियम, कौन सा नियम, बायो सावर्त नियम। बायो सावर्त नियम का फॉर्मूला होता है dB बराबर हो जाता है म्यू नॉट बाई 4 पाई IDL साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। देखिएगा इसको थोड़ा सा साइड कर देते हैं, जगह कम पड़ रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा इसको साइड करते हैं, यहाँ पर छोटा करते हैं इसको, जगह कम पड़ रहा है इसको। चलिए देखिएगा बायो सावर्त नियम का फॉर्मूला होता है dB बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई IDL साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, ये होता है बायो सावर्त नियम। ठीक है, तो चलिए इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में लिखना है, वेक्टर फॉर्म में। तो वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो ध्यान दीजिएगा, वेक्टर फॉर्म में तो हम लोग को r यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, r वेक्टर बाई r का मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर बाई वेक्टर का मैग्नीट्यूड। एकांक सदिश निकालना होता है, किसी का एकांक सदिश निकालना होता है, तो सदिश बाई उसका परिणाम। तो चलिए r का एकांक सदिश निकालना, r के ऊपर कैप बराबर हो जाएगा r वेक्टर बाई r का वैल्यू। तो चलिए r वेक्टर बाई r का वैल्यू, तो चलिए इससे क्या हो जाएगा, dB बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई, ध्यान दीजिएगा यहां पर IDL साइन थीटा है, IDL साइन थीटा r है। तो ध्यान दीजिएगा यहां पे क्या कर सकते हैं, यहां क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं आराम से। ठीक है, यहां पर देखिएगा I को कर दिए बाहर, ये एक इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, यहां पे साइन थीटा है। तो आपको पता है कि A क्रॉस B बराबर होता है AB साइन थीटा। A क्रॉस B बराबर क्या होता है, AB साइन थीटा होता है। तो ये क्या हो जाएगा, R है, DL है और साइन थीटा है। तो क्या लिख देंगे यहां पर, DL वेक्टर क्रॉस R वेक्टर, ये हो जाएगा। एगो A मान लेंगे, इसको B मान लेंगे, साइन थीटा हो गया। AB साइन थीटा बराबर होता है A क्रॉस B, इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको साइन थीटा मान लेते हैं। तो क्या होगा, DL क्रॉस R, नीचे क्या होगा, R स्क्वायर में R से गुना करेंगे तो क्या होगा, R क्यूब हो जाएगा। तो चलिए हमारा इसमें कोई ऑप्शंस मैच नहीं कर रहे हैं, नीचे ऑप्शन छूटा हुआ है, इसको क्लियर कर देते हैं। DL वेक्टर क्रॉस R वेक्टर बाई R क्यूब, ऐसे आ सकता है। नहीं तो इसको यूनिट वेक्टर में एक और टर्म होता है, इसको लिखने का एक और तरीका हो सकता है इसको लिखने का, dB बराबर हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई, एक और तरीका हो सकता है, इंटू I। ये जो तरीका है यहां पर, इसको ये ना लिख के, हाई इस जो यहां पे लिखे हैं नीचे R स्क्वायर दिए हैं, इसके बदले में हम ये ना लिख के डायरेक्ट ये एकांक सदिश ही लिख सकते हैं, R कैप, R बाई R वेक्टर ना लिख के R का ऊपर कैप दे सकते हैं, तो ये भी हो जाएगा हमारा। फिर तो यहां वेक्टर फॉर्म देना पड़ेगा dB dB, यानी R बाई R ना लिख के सीधे R कैप लिख सकते हैं। ठीक है, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई R स्क्वायर और ये R कैप हो जाएगा। तो यहां पे ये चीज वो आ जाएगा, यहां पे DL IDL हो जाएगा, DL क्रॉस R हो जाएगा, DL जो DL का DL हो जाएगा और यहां पे क्रॉस हो जाएगा R कैप, ये इस तरह से हो सकता है। यानी कहने का मतलब है ये R हटा के R बाई R, AR वेक्टर बाई R हटा के, R वेक्टर बाई R हटा के सीधे R कैप लिख सकते हैं। तो चलिए इसमें से ऑप्शन नंबर कौन सा मार देते हैं, C। 5 टेस्ला का, ध्यान दीजिएगा 5 का 5 हो जाएगा, टेस्ला का हो जाएगा वेबर पर मीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। भी वेग से गतिशील किसी आवेशित कण को ई और क्रॉस से अवेशित निर्गत कण, ध्यान दीजिएगा C बराबर होता है E बाई बी। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड होता है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, स्पीड ऑफ EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड होता है।
चाल होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग की क्या होती है? चाल होती है। C बराबर E/B। तो ध्यान दीजिएगा, ये अवेक्षित होने के मतलब ये हमारा शर्त है। तो ध्यान दीजिएगा, या इसको V बराबर भी बोल सकते हैं E/B। V बराबर क्या हो जाएगा? E/B। तो चलिए हमको क्या लिखना है, E या V लिख सकते हैं। तो E बराबर क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंग भी जो होता है अविक्षेपित होता है ना, उस विक्षेपित नहीं होता है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग भी हमारा क्या होता है? अविक्षेपित होता है। तो C बराबर क्या हो जाएगा? E/B। तो V बराबर क्या हो जाएगा? E/B। V या C मतलब भी स्पीड होता है, V बराबर भी स्पीड होता है। तो E में 1 से गुना करेंगे तो E हो जाएगा, अब V में B से गुना करेंगे तो VB हो जाएगा। तो E बराबर VB, क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंग का जो कंसेप्ट होता है वही अविक्षेपित होने का मतलब नहीं घूमने का शर्त है। ठीक है, नहीं घूमने का शर्त क्या होता है? विद्युत चुंबकीय तरंग का स्पीड होता है। तो C बराबर E/B। C को हम स्पीड मान सकते हैं, C स्पीड होता है तो V भी स्पीड होता है, E/B होगा। E में 1 से गुना करेंगे E आ जाएगा, V में B से गुना करेंगे VB आ जाएगा। किसी चुंबक के कारण ध्यान दीजिएगा, मैग्नेट के कारण देखिएगा कैसे आता है, याद रखिएगा। ये हमारा इक्वेटोरियल लाइन है, इक्वेटोरियल लाइन है, निरक्षीय रेखा होता है। ठीक है, और ये हमारा एक्सियल लाइन है, एक्सियल लाइन है, अक्षीय रेखा होता है। ये हमारा कौन सा रेखा होता है? अक्षीय रेखा होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इस पर मैग्नेटिक फील्ड का कंसेप्ट क्या होता है? अक्षीय पर, इस पर ध्यान दीजिएगा कितना कितना रहता है, ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज करके मैग्नेटिक फील्ड यूज कर लेना है, ध्यान दीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का कैसे होता है, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी जगह पर मैग्नेटिक फील्ड कर लेते हैं। इक्वेटोरियल पर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, 1/4 पाई कैप एप्सिलॉन नॉट इनटू P बाई R क्यूब, इस तरह से रहता है। यहां पे क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P बाई R क्यूब, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है। तो चलो मैग्नेटिक फील्ड का कैसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। मैग्नेटिक फील्ड 1/4 पाई है तो वो उतर जाएगा, कांस्टेंट को कोई दिक्कत नहीं है। और आपको पता है कि 1/एप्सिलॉन नॉट के बदले में म्यू नॉट यूज होता है। तो यहाँ पे तो 1/एप्सिलॉन नॉट छुपा हुआ है, कितना छुपा है? 1/एप्सिलॉन नॉट। तो इसके लिए ऊपर कितना चल जाएगा? म्यू नॉट चल जाएगा। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P के लिए हमारा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट M यूज होता है। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कौन यूज होता है? M। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के लिए मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट M यूज होता है। नीचे क्या हो जाएगा? R क्यूब, आराम से हो गया। चलिए यहां भी यूज कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड का, 1/4 पाई है, ज्यों का त्यों उतर जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा इस पे, अब क्या है? 1/एप्सिलॉन नॉट नीचे है, 1/एप्सिलॉन नॉट नीचे है, तो 1/एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1/एप्सिलॉन नॉट के बदले में क्या यूज कर सकते हैं ऊपर? म्यू नॉट इंटू 2P बाई R क्यूब। तो 2 हो जाएगा। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के लिए क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। नीचे क्या हो जाएगा? R क्यूब। रेशियो पूछ दिया जाए, रेशियो पूछ दिया जाए कि मैग्नेटिक फील्ड हमारा एक्सियल पर और मैग्नेटिक फील्ड हमारा इक्वेटोरियल पर, दोनों का रेशियो पूछा जाए तो देखिएगा हाई 2 गुना है, ये जितना है इसका ये 2 गुना है। तो ध्यान दीजिएगा, फिर से बता देते हैं, 1/4 पाई वैसा ही आएगा। अब 1/एप्सिलॉन नॉट के बदले में क्या? म्यू नॉट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के बदले में मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, यहाँ लिख दिए, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के बदले में मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। R क्यूब का R क्यूब आ गया। ध्यान दीजिएगा, 1/4 पाई का 1/4 पाई, 1/एप्सिलॉन नॉट का ऊपर चल गया म्यू नॉट, 2 के जगह पर 2, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के जगह पर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ठीक है, विक्टर दे देते हैं।
नीचे आर क्यू, तो आर क्यू आ गया। दोनों का डाटा जो हो जाता है 2:1 आता है। कितना आता है? 2:1। तो चलिए एक्सेल पर पूछ रहा है तो 2 हो जाएगा, ये 2 वाला डाटा हो जाएगा। इक्वेटोरियल पर पूछेगा तो 1 वाला डाटा हो जाएगा। रेशियो पूछेगा तो 2:1। द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, तो चलिए इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का एनर्जी जो होता है माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर होता है। तो ध्यान दीजिएगा, अभी क्या बताए हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हमारा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बन जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या बन जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? हमारा ए ऑप्शन हो गया। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल में टॉर्क होता है P क्रॉस E होता है। क्या होता है? P क्रॉस E। तो मैग्नेटिक में टॉर्क हो जाएगा P का हो जाएगा M, क्योंकि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कौन सा हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। रिप्लेसमेंट याद रखिएगा, 1/ε0 के बदले में μ0, इलेक्ट्रिक फील्ड के बदले में मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के बदले में मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, याद रखिएगा। इसको रिप्लेस करने का ये तरीका है। चलिए नेक्स्ट पे आइएगा। चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। देखिएगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्यों? क्योंकि इसका जो डायरेक्शन होता है वो साउथ से नॉर्थ की ओर होता है। देखिएगा, इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए भी होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल यानी विद्युत द्विध्रुव के लिए दिशा होता है निगेटिव टू पॉजिटिव। नेगेटिव से लेकर किधर? पॉजिटिव तक। विद्युत द्विध्रुव की जो दिशा होती है नेगेटिव से लेकर किधर? पॉजिटिव तक। तो मैग्नेटिक डायपोल जो हो जाएगा, मैग्नेटिक डायपोल जो हो जाएगा यानी चुंबकीय द्विध्रुव जो हो जाएगा, उसकी जो दिशा होगी, ध्यान दीजिएगा, वो नेगेटिव के लिए क्या हो जाएगा? साउथ पोल, और पॉजिटिव के लिए नॉर्थ पोल। ध्यान दीजिएगा, यानी नॉर्थ पोल हमारा पॉजिटिव की तरह काम करता है और साउथ पोल हमारा नेगेटिव की तरह काम करता है। तो मैग्नेटिक डायपोल का डायरेक्शन साउथ पोल से नॉर्थ पोल की होता है। ठीक है, इसलिए एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। किसी चुंबक को घुमाने में किया गया कार्य, तो इलेक्ट्रिक में काम होता है W बराबर P इंटू 1 - cos थीटा। ये हमारा इलेक्ट्रिक में काम होता है। ये हमारा किस में काम होता है? इलेक्ट्रिक डायपोल में काम होता है, विद्युत द्विध्रुव में काम होता है। तो मैग्नेटिक में काम होगा, P हमारा हो जाएगा M, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारा मैग्नेटिक डायपोल में वर्क होगा। इलेक्ट्रिक डायपोल और मैग्नेटिक डायपोल का वर्क यहां लिख दिए। तो चलिए हो जाएगा MB 1 - cos थीटा। निकेल है, तो ध्यान दीजिएगा, निकेल होता है हमारा फेरोमैग्नेटिक होता है, लौह चुंबकीय पदार्थ होता है, फेरोमैग्नेटिक। निकेल कौन सा होता है? फेरोमैग्नेटिक, लौह चुंबकीय होता है। याद रखिएगा, कॉपर याद रखिएगा, तांबा, डाईमैग्नेटिक, प्रतिचुंबकीय, डाईमैग्नेटिक, प्रतिचुंबकीय होता है।